नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। पिछले हफ्ते छुट्टियों की वजह से बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा और इसी कारण निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे में घूमता रहा। हल्की बढ़त जरूर दिखी, लेकिन बाजार में वो दम नहीं था जो किसी मजबूत ट्रेंड की तरफ इशारा करे। पूरे हफ्ते निफ्टी सिर्फ करीब 228 अंकों की रेंज में रहा, जहां ऊपर का स्तर 26,236 और नीचे का स्तर 26,008 के आसपास रहा। जब इंडेक्स इतना टाइट रेंज में चलता है तो साफ संकेत मिलता है कि बाजार फिलहाल फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। इंडिया विक्स यानी बाजार का डर दिखाने वाला इंडिकेटर गिरकर 9.15 पर आ गया, जो रिकॉर्ड लो लेवल है। देखने में ये शांति लगती है, लेकिन अक्सर इतना लो विक्स आगे चलकर अचानक तेज उतार चढ़ाव का संकेत देता है। निफ्टी भले ही अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अंदरूनी मजबूती कमजोर दिख रही है। खासतौर पर ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी है और निफ्टी 500 अभी भी अपने हाई से करीब 3% नीचे है। बाजार की मौजूदा चार्ट ट्रेंडिंग से ज्यादा ठहरी हुई लग रही है। ऊपर जाने की कोशिश है, लेकिन उसमें लगातार फॉलो थ्रू नहीं दिख रहा, इसलिए तेजी में भी भरोसा नहीं बन पा रहा है। अगर आगे की बात करें तो बाजार की शुरुआत आने वाले हफ्ते में फ्लैट या थोड़ी सतर्क रह सकती है। ऊपर की तरफ 26,250 और 26,430 के लेवल अहम रेजिस्टेंस रहेंगे, जबकि नीचे की तरफ 25,880 और 25,680 मजबूत सपोर्ट माने जा रहे हैं। जब तक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर या नीचे डिसाइसिवली नहीं निकलता, तब तक बाजार का रुख साफ नहीं होगा। इस बीच इंडेक्स बार बार औसत की तरफ लौटने वाली चाल दिखा सकता है। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो वीकली आरएसआई करीब 60 के आसपास है, जो न ज्यादा ओवरबॉट है और न ही कमजोर, यानी अभी इसमें कोई बड़ा खतरे या तेज ब्रेकआउट का साफ संकेत नहीं है। वीकली मैकडी पॉजिटिव जोन में जरूर है, लेकिन उसकी ताकत कम होती दिख रही है। इसका मतलब ये है कि तेजी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी पड़ रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट पर निफ्टी पहले ही एक बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ऊपर निकल चुका है और अब उसी ब्रेकआउट जोन के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ये जोन करीब 25,600 से 26,200 के बीच माना जा रहा है। बाजार अपने अहम मूविंग एवरेज जैसे 20 वीक, 50 वीक और 100 वीक के ऊपर बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर को अभी भी पॉजिटिव बनाए रखता है। लेकिन बुलिंजर बैंड्स का सिकुड़ना बताता है कि बड़ी मूवमेंट की तैयारी हो सकती है। ऐसे माहौल में इंडेक्स पर आक्रामक डाउन लगाने से बचना समझदारी होगी। बेहतर यही रहेगा कि निवेशक और ट्रेडर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं और मजबूत शेयरों पर ही फोकस करें। मुनाफा सुरक्षित रखना इस समय ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि बढ़े हुए लेवल पर नए सौदे किए जाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना और साफ ब्रेकआउट या हेल्दी करेक्शन का इंतजार करना बेहतर रणनीति मानी जा रही है। सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप 100, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स रिलेटिव तौर पर बेहतर स्थिति में है। इनमें हल्की सुस्ती जरूर दिखी है, लेकिन स्ट्रक्चर अब भी मजबूत माना जा रहा है। मेटल और ऑटो सेक्टर फिलहाल वीकनिंग जोन में है। ऑटो में थोड़ी और सुस्ती रह सकती है, जबकि मेटल सेक्टर में धीरे धीरे मोमेंटम में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। रियल्टी सेक्टर लैगिंग जोन में चला गया है और कमोडिटीज, एफएमसीजी, एनर्जी, कंजम्पशन, पीएसई और मीडिया जैसे सेक्टर भी अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि मीडिया सेक्टर में लंबे समय बाद हल्का सुधार दिखने लगा है। आईटी सेक्टर इस समय इंप्रूविंग जोन में है और धीरे धीरे लीडिंग जोन की तरफ बढ़ रहा है। रिलेटिव परफॉर्मेंस के लिहाज से आईटी फिलहाल सबसे मजबूत संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर बाजार का मूड अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है। जब तक कोई साफ ट्रिगर नहीं आता, तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट और अचानक वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना ही सबसे सही अप्रोच मानी जा रही है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से 250 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ईपीसी ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू लगभग 725.33 करोड़ रुपए है। इसमें पूरा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन काम शामिल होगा। हालांकि ऑर्डर की खबर पॉजिटिव है, लेकिन सोलर वर्ल्ड एनर्जी का शेयर लिस्टिंग के बाद से दबाव में रहा है। इशू प्राइस 351 रुपीस था, स्टॉक 389 पर लिस्ट हुआ था और अब करीब 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार को ये 265 रुपए के नीचे बंद हुआ।
वेदांता ने शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि कंपनी को डेपो ग्राफाइट वनेडियम ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। ये ब्लॉक क्रिटिकल मिनरल्स ऑक्शन ट्रांच 4 के तहत खनन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। कंपनी के मुताबिक ये उपलब्धि वेदांता के क्रिटिकल मिनरल्स पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगी। ग्राफाइट और वेनेडियम जैसे मिनरल्स भविष्य की बैटरी, एनर्जी और इंडस्ट्रियल जरूरतों के लिए काफी अहम माने जाते हैं। शुक्रवार को शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 601 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की कंपनी जॉन कॉकरेल इंडिया में शुक्रवार को तेज उछाल देखने को मिला और शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। इसी दिन कंपनी में बड़ी बल्क डील भी देखने को मिली। प्रमोटर एंटिटी जॉन कॉकरेल एसए ने करीब 1,91,000 शेयर बेचे, जिनकी वैल्यू करीब 91 करोड़ रुपए रही। वहीं दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने 27,500 शेयर खरीदे, जिसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए रही। इस बल्क डील में चेतन जयंतीलाल शाह ने भी हिस्सेदारी ली और 25,000 शेयर खरीदे। शेयर इस समय अपने साल के निचले स्तर से 2 गुना से ज्यादा ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 24% नीचे। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को हिल्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 66.18 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये ऑर्डर पावर केबल्स की सप्लाई के लिए है और जीएसटी को छोड़कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलोमीटर रेट बेसिस और प्राइस वेरिएशन फॉर्मूला के तहत पूरा किया जाएगा। सप्लाई का काम 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के बीच पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि इस ऑर्डर से उसकी ऑर्डर बुक और मजबूत होगी और आने वाले महीनों में बिजनेस विजिबिलिटी बेहतर होगी। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है। शेयर की बात करें तो डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक शुक्रवार को करीब 0.8% गिरकर 140 रुपये पर बंद हुआ। पिछले 1 साल में शेयर में लगभग 8% की कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन नए ऑर्डर से सेंटिमेंट सुधर सकता है। एनबीसीसी को दक्षिण दिल्ली में एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार के साथ लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद के निपटारे के बाद एनबीसीसी को 21.23 एकड़ जमीन मिलेगी, जिस पर कंपनी मिक्स्ड यूज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करेगी और इससे करीब 8,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का अनुमान है। इस समझौते के तहत कुल 42.46 एकड़ घिटोरनी की जमीन एनबीसीसी और दिल्ली सरकार के बीच बराबर बांटी जाएगी। एनबीसीसी को जो हिस्सा मिलेगा उसके लिए राज्य सरकार कंपनी के पक्ष में परपेचुअल लीज डीड जारी करेगी, यानी लंबे समय तक इस जमीन पर एनबीसीसी का अधिकार रहेगा। अब बात करते हैं डी-मार्ट की, जहां निवेशकों को एक तरह का मिला जुला संकेत मिल रहा है। शेयर भले ही दबाव में हो, लेकिन मैनेजमेंट लंबी अवधि की ग्रोथ को ध्यान में रखकर आक्रामक विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा है। सीएलएसई की रिपोर्ट के मुताबिक डी-मार्ट फिलहाल मुनाफे से ज्यादा स्टोर विस्तार पर फोकस कर रही है। कंपनी हर साल 15 से 20% की रफ्तार से नए स्टोर्स जोड़ने की योजना बना रही है और मैनेजमेंट को करीब 2,200 स्टोर्स तक के विस्तार की साफ तस्वीर दिख रही है। इतनी तेज ग्रोथ के चलते शॉर्ट टर्म में डी-मार्ट का फ्री कैश फ्लो दबाव में रह सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। सीएलएसई का कहना है कि वॉलमार्ट और कॉस्टको जैसी ग्लोबल कंपनियां भी इसी फेज से गुजरी हैं और जैसे ही विस्तार की रफ्तार स्थिर होती है, कैश फ्लो मजबूत होने लगता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भले ही क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन 2035 तक शहरी खपत में इनकी हिस्सेदारी 20% से कम रहने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि फिजिकल रिटेल और डी-मार्ट जैसे स्टोर्स की जरूरत लंबे समय तक बनी रह सकती है। सोलर सेक्टर के कई स्टॉक्स इस साल दबाव में रहे हैं और कुछ में तो तेज गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात बदलते दिख रहे हैं और कुछ चुनिंदा सोलर कंपनियों में रिकवरी की उम्मीद बनने लगी है। इसी वजह से ब्रोकरेज हाउस फिर से इन पर फोकस कर रहे हैं। प्रभुदास लिलैड ने 3 सोलर शेयर वॉरी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और विक्रम सोलर पर कवरेज शुरू की है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों में से 2 स्टॉक्स के निवेशक अभी नुकसान में हैं और एक स्टॉक बाजार से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। फिर भी ब्रोकरेज को आगे अच्छी तेजी की उम्मीद दिख रही है। अगर प्रदर्शन की बात करें तो 2025 में वॉरी एनर्जीज में करीब 6% की बढ़त आई है, जबकि इसी दौरान निफ्टी लगभग 10% ऊपर रहा है, यानी ये स्टॉक बाजार के मुकाबले थोड़ा पीछे रहा है। वॉरी एनर्जीज पर ब्रोकरेज ने बाई की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 4,086 रुपये रखा गया है। फिलहाल शेयर करीब 3,050 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी यहां से लगभग 34% तक का अपसाइड दिखाया गया है। प्रीमियर एनर्जीज का हाल और भी कमजोर रहा है, जहां शेयर इस साल अब तक करीब 34% टूट चुका है। वहीं अगस्त 2025 में लिस्ट हुई विक्रम सोलर का शेयर अपने इशू प्राइस से लगभग 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रीमियर एनर्जीज के लिए भी बाई की सलाह दी गई है और इसका टारगेट प्राइस 1,106 रुपये रखा गया है। शेयर हाल ही में 878 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है, यानी यहां से करीब 26% की संभावित बढ़त मानी जा रही है।
विक्रम सोलर के लिए ब्रोकरेज ने अक्यूमुलेट की सलाह दी है, यानी धीरे धीरे खरीदने की राय दी गई है। स्टॉक के लिए 275 रुपए का टारगेट दिया गया है, जबकि शेयर फिलहाल 246 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कर्ज की, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ में कर्ज की भूमिका अहम होती है। सही नियंत्रण में कर्ज कंपनी को आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर कर्ज ज्यादा हो जाए तो मजबूत कंपनियां भी परेशानी में आ सकती हैं। इसी वजह से निवेशक डेट रिडक्शन पर खास नजर रखते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल्स ने 2023 के आईपीओ के बाद कर्ज चुकाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 3 साल में कंपनी का कर्ज करीब 95% तक घट चुका है और 2025 में अब तक इसका शेयर करीब 21% चढ़ चुका है। फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज ने भी अपने कर्ज में तेजी से कमी की है और 3 साल में करीब 94% कर्ज घटाया है। हालांकि पिछले 1 साल में स्टॉक करीब 8% गिरा है, लेकिन अभी भी ये अपने साल के हाई और लो के बीच संतुलन में ट्रेड कर रहा है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने बीते 3 साल में अपने कर्ज में 85% से ज्यादा की कटौती की है। स्टॉक फिलहाल सालाना आधार पर कमजोर है, लेकिन जिन निवेशकों ने इसे निचले स्तर पर खरीदा था उन्हें अच्छा रिटर्न मिला है। BLS ई सर्विसेज ने 3 साल में करीब 53% कर्ज कम किया है। इसका शेयर अपने साल के निचले स्तर से करीब 59% ऊपर आ चुका है। हालांकि अभी भी ये अपने साल के उच्च स्तर से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। ट्रेंट ने भी पिछले 3 साल में करीब 52% कर्ज कम किया है, लेकिन इसके बावजूद शेयर में बीते 1 साल में भारी दबाव देखने को मिला है और ये अपने साल के हाई से काफी नीचे बना हुआ है। इनके अलावा वरुण बेवरेजेस, RR केबल, PI इंडस्ट्रीज, KEI इंडस्ट्रीज और इनॉक्स विंड जैसी कंपनियों ने भी पिछले 3 साल में 37% से 45% तक कर्ज घटाया है, जो लंबे समय में उनकी बैलेंस शीट के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना। A1 लिमिटेड ने बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर रखी गई है। कंपनी हर एक शेयर पर 3 बोनस शेयर्स दे रही है और साथ ही 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपए फेस वैल्यू में स्प्लिट करेगी। मैग्नानिमस ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड ने भी बोनस इशू का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 2 दिसंबर तय की गई है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, जहां 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर को 2 रुपए फेस वैल्यू में स्प्लिट किया जाएगा और इसकी रिकॉर्ड डेट 2 जनवरी रखी गई है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पर मोतीलाल ओसवाल काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और स्टॉक के लिए 1338 का टारगेट दिया गया है, जबकि मौजूदा भाव करीब 881 रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 28 के दौरान कंपनी की कलेक्शंस 32% CAGR से बढ़कर 123 अरब रुपए तक पहुंच सकती हैं और इसी अवधि में ऑपरेटिंग कैश फ्लो करीब 151 अरब रुपए रहने का अनुमान है। अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स पर ICICI सिक्योरिटीज ने बाय रेटिंग के साथ टारगेट बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया है, जबकि स्टॉक अभी 448 के आसपास है। API कीमतों में गिरावट से CDMO बिजनेस पर जो दबाव था वो अब कम होता दिख रहा है और ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 2026 से ग्रोथ दोबारा रफ्तार पकड़ सकती है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि इंडिया इस समय US और यूरोपियन यूनियन दोनों के साथ ट्रेड डील को लेकर एक्टिव बातचीत कर रहा है। सरकार का फोकस ऐसे समझौतों पर है जो फेयर, बैलेंस्ड और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो, जिससे लंबे समय में व्यापार को मजबूती मिले। इसी बीच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वहां की पार्लियामेंट से भी मंजूरी मिल गई है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस डील से उनके देश को 1.4 बिलियन इंडियन कंज्यूमर्स तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे जॉब्स और इनकम बढ़ने की उम्मीद है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर एक राहत की खबर थाईलैंड और कंबोडिया से आई है, जहां दोनों देशों ने डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके तहत ट्रूप पोजीशंस फ्रीज कर दी गई हैं और डिस्प्लेस्ड सिविलियंस को घर लौटने की अनुमति दी गई है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर अभी भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की अहम बैठक होने वाली है। बाजार को उम्मीद है कि अगर यहां से कोई पॉजिटिव संकेत मिलता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो 2025 में यहां रिकॉर्ड एक्टिविटी देखने को मिली है। नवंबर 2025 तक कुल 222 नए म्यूचुअल फंड NFOs लॉन्च किए गए, जिनके जरिए करीब 63,631 करोड़ रुपए जुटाए गए। इन नए फंड्स में इंडेक्स फंड्स की संख्या सबसे ज्यादा रही। करीब 72 इंडेक्स फंड्स लॉन्च हुए, जिनमें निवेशकों ने लगभग 6,424 करोड़ रुपए लगाए, जिससे साफ है कि निवेशकों का झुकाव पैसिव और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है। वहीं पैसा सबसे ज्यादा सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में आया, जो दिखाता है कि निवेशक अब स्पेसिफिक थीम्स और टारगेटेड सेक्टर्स पर दांव लगाने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं।
पिछले 3 सालों के उतार चढ़ाव के बाद भारत के डेयरी सेक्टर में अब सप्लाई टाइट होती दिख रही है। 2022-23 में दूध की कीमतें इतनी नीचे चली गई थीं कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन 2023 के बाद कोऑपरेटिव्स और प्राइवेट प्लेयर्स के दोबारा जुड़ने से अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच दूध उत्पादन करीब 25% तक बढ़ गया। ये सरप्लस ज्यादा समय तक नहीं टिक सका क्योंकि 2025 में समय से पहले बारिश, कुछ इलाकों में भू राजनैतिक तनाव और मजबूत फेस्टिव डिमांड की वजह से स्टॉक तेजी से घट गया। अब इंडस्ट्री सीमित सरप्लस के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे सप्लाई का संतुलन पहले के मुकाबले ज्यादा टाइट नजर आ रहा है। दूध की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कई राज्यों में बढ़ चुकी है, जबकि जीएसटी कट के बाद प्रोडक्ट प्राइसेस ज्यादातर स्थिर रखी गई हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1 से 1.5 रुपये प्रति लीटर तक की कीमत बढ़ी है। सिस्टमैटिक्स का मानना है कि अप्रैल 2026 के आसपास ही लागत में कुछ राहत मिल सकती है। तब तक कंपनियां सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स या वॉल्यूम बैलेंसिंग पर काम करेंगी। स्ट्रक्चरल लेवल पर डेयरी कंपनियों का फोकस तेजी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड, पनीर, घी और आइसक्रीम पर बढ़ रहा है। आइसक्रीम अब सिर्फ गर्मियों तक सीमित नहीं रही, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स की भूमिका बढ़ रही है।